हेलो दोस्तों, तो अब तक जीओसी में हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट को। ठीक है, पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट से पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को देखा था। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में अब एप्लीकेशन चल रहे हैं। एप्लीकेशन में हमने पहले जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी चेक कर ली है। स्टेबिलिटी में हमने क्या चेक किया है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट के ही एप्लीकेशन में ये सेकंड पार्ट आ जाता है कि एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की एसिडिक नेचर को हम चेक करेंगे। तो किस आधार पे हम चेक करेंगे, तो देखिए भाई, ये एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक कॉन्जुगेटेड एसिड है। जब इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो इसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, हाइड्रोजन निकालने के बाद ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड बेस में हमेशा एक हाइड्रोजन की कमी आती है। ठीक है, सवाल कई बार ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से, जैसे फॉर एग्जांपल कि NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा। तो कॉन्जुगेटेड बेस पूछ लिया, इसका मतलब हमें एक हाइड्रोजन की क्या करनी है, कमी करनी है। तो क्या हो जाएगा, NH2-। इसी तरीके से हमें कॉन्जुगेटेड बेस देखकर कॉन्जुगेटेड एसिड भी पूछ सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड एसिड में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और कॉन्जुगेटेड बेस पूछते हैं तो एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। ये कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब देखिए, कॉन्जुगेटेड बेस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी एनायन है। और हमने कल की वीडियो में ये पढ़ा है कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। तो इसमें से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, हमें उसकी स्टेबिलिटी को सबसे पहले चेक करना है। जब हमें इसकी स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका आएगा वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका आएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही ऑर्डर आएगा। अब इसमें हम बता नहीं कर सकते कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, लेकिन हमने इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर पढ़ा है कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी हम निकाल लेंगे, जो इसकी स्टेबिलिटी आएगी वही स्टेबिलिटी इस कॉन्जुगेटेड एसिड की आएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है उनकी स्टेबिलिटी देखो, अभी तक हमने प्लस माइनस आई इफेक्ट के आधार पर ही चेक किया है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। इनकी जो स्टेबिलिटी वो रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी चेक की जाती है। वो अभी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, उनके द्वारा भी इनकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। इसके बाद में इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव के आधार पर भी, साइज के हिसाब से भी, बैक बॉन्डिंग के हिसाब से भी और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी के आधार पर भी इनकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आई इफेक्ट्स हम चेक कर ही चुके हैं कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे और इस आधार पर हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। लेकिन अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग ये सब हम पढ़ेंगे आगे, तो उस आधार पता चल जाएगा कि ऐसे स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइज का देखते हैं, साइज से कैसे पता करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी, ये कॉन्जुगेटेड बेस बना रहे हैं, इनके कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, H जोड़ देंगे, एसिड बनाएंगे तो HF, HCl, HBr और HI। ये कॉन्जुगेटेड बेस दिए हुए हैं। इन कॉन्जुगेटेड बेस की हमें स्टेबिलिटी निकालनी होगी, तो हमें देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ेगी। साइज बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 14, 15, 16, 17 ग्रुप, जो ये ग्रुप है इनकी स्टेबिलिटी, इनके जो हाइड्राइड होंगे यानी कॉन्जुगेटेड एसिड जो बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए CH4, NH3, H2O, HF
ये सब क्या है, एक तरीके से कॉन्जुगेटेड एसिड है। जब इसमें से H निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 माइनस, ये क्या बन जाएगा NH2 माइनस, ये क्या बन जाएगा OH माइनस, ये क्या बन जाएगा F माइनस। तो ये सब क्या बन गए, इनके कॉन्जुगेटेड बेस बन गए। इसी तरीके से इनमें से भी H निकाल के हम इनके कॉन्जुगेटेड बेस बना सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है इनकी एसिडिटी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के साथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी ये जो हाइड्राइड होते हैं, इन हाइड्राइड से लेफ्ट टू राइट देखे या अप टू डाउन देखे, दोनों साइड में जाने पर ही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर जो होता है इनका बढ़ता है। अब एग्जाम में ये जैसे मान दे दिया जाएगा CH4 NH3 H2 और HF ये, और उनसे पूछा जाएगा कि इनकी एसिडिक ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो हमें क्या हो जाएगा कि इसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये दे दिया जाए HF, HCl, HBr, HI या फिर H2O, H2S, H2Se, H2TE, तो ये सब दे दिया जाए तो हम साइज के हिसाब से देखेंगे कि अप टू डाउन जाने पर भी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से लेफ्ट टू राइट जाए, अप टू डाउन जाए, दोनों साइड में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर बढ़ता है। चलिए, अब भी हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है वो अभी हम चेक करेंगे। देखिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ से CH4 NH3 H2 और HF का ये एग्जांपल ले लिया। इनके कॉन्जुगेटेड बेस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक H में से निकाल देंगे, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, ये इनके क्या बन गए, कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो देखिए, हमने पहले क्या बताया था, जितनी स्टेबल ये होगा, कॉन्जुगेटेड बेस होगा, उसका कॉन्जुगेटेड एसिड भी उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, चाहे स्टेबिलिटी F माइनस देखें या HF की देखें, सेम होती है। इस ग्रुप में CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, इनकी स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी और इनकी स्टेबिलिटी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। ठीक है, अब इस ग्रुप में जैसे CH3 माइनस होता है वो लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम स्टेबल होता है। जब ये कम स्टेबल होता है तो इसका कॉन्जुगेटेड जो एसिड होता है वो भी क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम आता है, चाहे ऑर्डर इसका पूछे चाहे ऑर्डर इसका पूछे। ओके, ऐसे अप टू डाउन का ऑर्डर देखिए, HF, HCl, HBr, HI, इनका ऑर्डर देखिए, इनके कॉन्जुगेटेड बेस बनाइए। सबसे पहले कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनाते हैं, एक H निकाल देंगे और कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। HF में से एक H निकालेंगे तो फ्लोरीन माइनस, HCl में से H निकालेंगे तो क्लोरीन माइनस, HBr में से H निकालेंगे तो ब्रोमीन माइनस और HI में से H निकालेंगे तो I माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनके कॉन्जुगेटेड बेस बन गए। और इनका अब हम क्या देखेंगे, इनका हम अप टू डाउन जाने पर इनका एसिडिक नेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, चार्ज इन पर क्या है, सेम है। चार्ज क्या है, सेम है, तो चार्ज का तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। साइज का देखते हैं, ये अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये आयोडीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ऐसे अब इस ऑर्डर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से फ्लोरीन सबसे कम स्टेबल है, तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होगा वो भी सबसे कम स्टेबल होगा, तो लीस्ट एसिडिक होगा और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ अप टू डाउन जाने पर भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए, अब आगे देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है इनका। तो देखिए CH3SH, CH3OH, CH3NH2,
तो CH3 ग्रुप सब में क्या है, सेम है। डिफरेंस किसका आ रहा है, SH का, OH का, NH2 का। और हमें पता है सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब देखिए अब इनका ऑर्डर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि ये जो ऑर्डर लिखते हैं हम लेफ्ट टू राइट का, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे क्या आती है, सल्फर आती है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अप टू डाउन जाने पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की। सल्फर से कम किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम किसकी, कार्बन की। और कार्बन से कम बोरोन की। और हमें दिया क्या हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की हो जाएगी। इसी तरीके से ये अगला एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी बताया था ऑर्गेनिक में बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर दी जाती है, लेकिन जितनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है उतना ही उसका सवाल सिंपल होता है। इस स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन हाइड्रोजन में से पूछा गया है कि किसकी एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो हम ये चेक करेंगे कैसे, इनका ग्रुप H निकालने के बाद वो कौन सा एनायन बनता है। देखिए अब यहाँ ये जो H जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन। ये H जिसके साथ जुड़ा है वो क्या है, कार्बन। ये H जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और ये H जुड़ा हुआ है सल्फर से। ठीक है, अब भी हमने यहाँ बताया था इनका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें कार्बन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और नाइट्रोजन दिया हुआ है। ये 4 ग्रुप दिए हुए हैं। और हमने अब भी ऑर्डर बताया था कि सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर कार्बन की। ठीक है, ये हमने अभी ऑर्डर बताया था। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। तो अब सल्फर देखिए डी पर जुड़ा हुआ है तो डी की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन देखिए, और जो ऑक्सीजन है वो ए पर जुड़ा हुआ है, फिर ए की हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन के साथ सी जुड़ा हुआ है तो सी की हो जाएगी। और फिर कार्बन, कार्बन के साथ बी जुड़ा हुआ, सबसे कम किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल होता है, बस आप इस चीज़ को याद रखना कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर भी एसिडिक नेचर बढ़ती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अप टू डाउन जाने पर भी उनकी एसिडिक नेचर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, उनका साइज बढ़ जाता है। अब उसके बाद ज़्यादातर जो सवाल सॉल्व इसी लाइन से हो जाते हैं, जो हम ये ग्रुप लिखते हैं पी ब्लॉक का, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजन के नीचे सल्फर आ जाता है। ज़्यादातर जो ग्रुप होते हैं वो इसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस ऑर्डर में आप इनको लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर कार्बन की। ठीक है, एसिडिक नेचर हाइड्रोजन एटम की देखने के बाद हम एसिडिक नेचर कंपाउंड की एसिडिक नेचर देखते हैं। तो एसिडिक नेचर चाहे हम अल्कोहल के देखें चाहे किसी की भी देखें, तो उसमें क्या होता है कि जो एसिडिक नेचर होता है हमेशा -I के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो जब भी एसिडिक नेचर निकालना हो हमें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका -I भी ज़्यादा होता है। तो -I ज़्यादा होगा तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। ठीक है, और +I के ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा +I होगा उतनी ही कम उसकी एसिडिक नेचर होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें अल्कोहल की एसिडिक नेचर चेक करेंगे। अल्कोहल की एसिडिटी या एसिडिक नेचर हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये अल्कोहल के हम क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। अल्कोहल क्या है, एक कॉन्जुगेटेड एसिड, इसके पास एक H है, ये H यहाँ से निकल के और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। ठीक है, ये बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस क्या करता है, इस H को निकाल लेता है और फिर ये जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करेंगे। इस पर माइनस चार्ज है और हमें पता है कि जब भी माइनस चार्ज किसी कंपाउंड पर होता है तो हम उसका जो -I इफेक्ट के प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इतना ही स्टेबल है, या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नोट आउट। ठीक है,
इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी हम चेक किससे करेंगे, माइनस आई से और प्लस आई से। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्लस आई जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ से स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे, और जितनी ज़्यादा इस कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी होगी, नो डाउट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? चलिए अब आगे से देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब हमें सबसे पहले देखना ये क्या है, अल्कोहल है। इनका क्या बनाना है, हमें सबसे पहले कॉन्जुगेटेड बेस बना लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बेस अब बनाए या नहीं बनाए, बस इतना याद रखना कि जब भी हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं तो उसके बाद एनायन बनता है, और एनायन की स्टेबिलिटी हम माइनस आई के हिसाब से देखते हैं। या डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई से ही ज़्यादा से होती है, प्लस आई के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका प्लस आई बढ़ रहा है, और प्लस आई आपको अच्छे से क्लियर करवा चुके हैं कि प्लस आई कैसे देखते हैं। ठीक है, प्लस आई हम कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 4 कार्बन श्रृंखला। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इनका प्लस आई बढ़ रहा है। प्लस आई जितना ज़्यादा होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस साइड कम हो जाता है। सबसे कम स्टेबल, ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। अब इसमें देख सकते हैं, और ऐसे ही इसका भी प्लस आई इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल ही लिखे हैं, बाकी के जो एग्जाम्पल जो हमने कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन के जो ऑर्डर देखे, कार्बो एनायन के जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, वो जो कार्बो एनायन के एग्जाम्पल देखे हैं वो ऑर्डर किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्टिविटी अपन चेक करते हैं। वैसे ये रिएक्टिविटी का चैप्टर आगे आएगा, हम वहाँ इसको देख लेंगे आराम से, पर फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। रिएक्टिविटी जो होगी वो प्लस आई के समानुपाती होगी। ठीक है, अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होती है वो तो माइनस आई के समानुपाती होगी, और इनकी रिएक्टिविटी प्लस आई के। ठीक है, एसिडिटी के ये एंटी प्रोपोर्शनल होती है। देखिए अब ROH रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द CO बॉन्ड क्लीवेज। यदि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड यदि यहाँ से टूटता है, तब इनकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से टूटता है, तब इनकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। देखिए अब जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें अच्छे से पता है, जैसे यहाँ पर एक CH3 अपन मान सकते हैं, और CH3 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है प्लस आई के समानुपाती होती है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री अल्कोहल की। लेकिन यदि बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, तो RO माइनस बनता है, तब हम इसकी एसिडिटी को इस तरीके से चेक करते हैं। 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, 3 डिग्री अल्कोहल की। क्या चेक करते हैं, एसिडिटी। ये एसिडिटी का ऑर्डर है, और यही ऑर्डर किसका होगा, OH बॉन्ड क्लीवेज का होगा। कंपाउंड में एसिडिक नेचर हमने अल्कोहल का पढ़ लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम एसिडिक नेचर देखते हैं, तो देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेटेड बेस आपको बनाना अच्छे से आ गया कि इसमें से क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो इसका एक कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज आ रहा है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के समानुपाती होगी। ठीक है, तो अब जितनी ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये माइनस आई के समानुपाती है, तो ये भी माइनस आई के समानुपाती होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की। और ये एसिडिटी जो होती है वो जो H+ कंसंट्रेशन होती है उसके समानुपाती होती है, और pH के एंटी प्रोपोर्शनल होती है।
के ए के समानुपाती, पी के ए के एंटी प्रोपोर्शनल होती। तो देखिए यहाँ पे हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सीख लिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ -I से सीख लिया है। उसके बाद चाहे इसमें इनका किसी का भी ऑर्डर पूछे, H+ कंसंट्रेशन का, pH का, Ka का, pKa का, बेसिसिटी का, तो ये सब हम ऑर्डर अच्छे से निकाल सकते हैं इसको याद करके। देखिए जैसे हमने एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लिया और हमसे पूछा pH का ऑर्डर क्या होगा, तो जो एसिडिटी का ऑर्डर आया है उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। Ka का ऑर्डर पूछा है तो जो एसिडिटी का ऑर्डर आया तो उसका क्या कर देंगे, सेम डिटो वो का वो ऑर्डर कर देंगे, और pKa का ऑर्डर उससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके क्या हो जाते हैं, इनके ऑर्डर। तो हमें सिर्फ एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पड़ा है और हमने इन सब का अपने आप सीख लिया है कि pH का इनका उल्टा कर देंगे, pKa का इनका उल्टा कर देंगे, और KaH+ का ऑर्डर देखेंगे तो सेम वही का वही रहेगा। और बेसिसिटी जो होती है वो OH की कंसंट्रेशन के समानुपाती होती है। यहाँ पर ये POH हो जाएगा, यहाँ पर pKb हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए एसिडिटी का ऑर्डर हमें चेक करना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिडिटी का ऑर्डर हमें चेक करना है। और देखिए अब यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 CH2 जुड़ा हुआ है। तो +I इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और +I बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी तो कम होगी ही, +I बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी ही, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, सब में 4 कार्बन है, ठीक है। कार्बन की संख्या इसमें सब में सेम है, लेकिन हमने पहले सीख रखा है कि +I का ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं। ये कार्बन की संख्या तो सेम है, लेकिन इसमें देखिए पहले नंबर कार्बन पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें पहले नंबर कार्बन पर सिर्फ 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये तो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट इसका होगा, सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट है, तो इसका जो एसिडिक ऑर्डर होगा सबसे कम होगा। ऐसे इसका +I से कम ज़्यादा है, ऐसे +I का ऑर्डर हम देखें तो इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर का। पिछले वीडियो में हम +I इफेक्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को आप देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, CH2COOH। यहाँ पर देखिए COOH के अलावा ग्रुप देखते हैं कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिए अब इसमें पहले नंबर कार्बन पर 1 क्लोरीन जुड़ी है, इसमें पहले नंबर कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है, और इसमें पहले नंबर कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका -I इफेक्ट बढ़ रहा है। -I इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर अल्कोहल हो, -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इनका -I इफेक्ट देखिए पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, पहले पर सब 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, इनकी पावर चेक करते हैं, ठीक है। नंबर सेम है, एक ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद अपन पावर चेक करेंगे। तो NO2 का -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, CN का उससे कम होता है, F का उससे कम होता है, क्लोरीन का इनसे सबसे कम होता है। तो -I इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ इनकी एसिडिक ऑर्डर भी बढ़ेगा। एसिडिक नेचर के बाद आ जाता है बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। एसिडिक नेचर में हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, उनके कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के बाद हम उनकी स्टेबिलिटी चेक की थी, और -I के वो क्या थे, समानुपाती होगी। अब हमें क्या करना है, बेसिक नेचर को चेक करना है। तो पहले जो भी कोई कंपाउंड लेंगे, यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेटेड बेस है, बेसिक नेचर देखेंगे तो बेस का ही देखेंगे, तो कॉन्जुगेटेड बेस का हमें क्या बनाना है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है। और कैसे बनाएंगे, इसमें एक +H, इसमें एक H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनकी स्टेबिलिटी किसके समानुपाती हो जाएगी, +I के समानुपाती हो जाएगी, और -I के एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितने ज़्यादा ये स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड एसिड, जितने ज़्यादा स्टेबल होगा, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी नो डाउट वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है।
चलिए अब ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ हमें निकालना हो तो ये निकालेंगे पीएच के, ये क्या होती है, ये एसिडिटी के क्या होती है, जनरली क्या होती है अपोजिट होती है, तो पीएच की क्या हो जाती है समानुपाती, क्योंकि एसिडिटी जो होती है वो पीएच की क्या होती है एंटी प्रोपोर्शनल होती है, तो बेसिक नेचर पीएच के समानुपाती हो जाएगी, पीओएच के एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये केबी और ये पीकेबी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास वो है नहीं है, इसमें हमें जो पढ़ना है वो ये है कि बेसिक नेचर कैसे निकालेंगे, तो बेसिक नेचर इसके प्लस आई के हिसाब से देखेंगे। एसिड क्या होते हैं, जो OH ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ग्रहण कर सकते हैं और H+ को निकाल सकते हैं, वो क्या होते हैं एसिड, और बिल्कुल इनके अपोजिट क्या होते हैं बेस, यानी जो H+ को ले और OH- इलेक्ट्रॉन पेयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को निकाल दे, वो क्या होते हैं बेस होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन। ठीक है, एमीन और उसके रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं उनके बेसिक नेचर को देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है, सो बेसिक नेचर बाय द लोन पेयर, इसके पास क्या होता है एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से ये क्या करते हैं बेसिक नेचर को शो करते हैं। अब देखिए इसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर होगा उसकी बेसिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लोन पेयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, तो ये रेजोनेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन पर डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन और रिंग साइज पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पहले जो हम पढ़ के आए हैं इंडक्टिव इफेक्ट उसमें अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, और रेजोनेंस हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इन सब के द्वारा हम इनके जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को पहचान सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो, इनका बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी हो इनकी, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेसिक नेचर हमेशा प्लस आई के क्या होता है समानुपाती और माइनस आई के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। इसमें देखिए NH2, अब इसमें ये sp3 ग्रुप है, ये sp है डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है sp है। परसेंटेज करेक्टर इसमें देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर इसमें है, और जितना ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर होता है हमने कल पढ़ा था उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसका माइनस आई भी क्या होता है ज़्यादा, और प्लस आई क्या होता है कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, जो लोन पेयर नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है क्योंकि इसका माइनस आई बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन रिंग के साइज के हिसाब से भी देख सकते हैं, रिंग का साइज बढ़ रहा है, रिंग का साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब माइनस आई बढ़ रहा है, और माइनस आई बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये आपको दिखाई नहीं दिया, अब अच्छे से आप इसको देखिए कि इनमें क्या होता है रिंग का साइज कम हो रहा है, रिंग का साइज कम होने के साथ साथ इसका माइनस आई बढ़ रहा है, माइनस आई बढ़ने के साथ साथ इनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। बेसिक नेचर ऑफ एमीन, देखिए एक एलिफेटिक एमीन है और एक क्या है एरोमेटिक एमीन है। एलिफेटिक एमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा होता है एरोमेटिक एमीन की बजाय। क्यों होता है, क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन होता है उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, तो जो लोन पेयर होते हैं वो इस रिंग में चले जाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस के द्वारा इस रिंग में चले जाते हैं, तो वो प्रोटॉन लेने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये जब इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे तो इनकी एरोमेटिक जो इनका जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगा, बल्कि ये जो NH2 के साथ जो होते हैं लोन पे वो लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि ये आगे यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, जब ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसके पास आराम से लोन पेयर बचे रहेंगे तो वो प्रोटोनेशन कर देंगे आराम से, यानी प्रोटोन को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये ऑर्डर देखते हैं हम सबसे पहले NH2, NHR और NR2, रिंग तो सब में सेम है, उसके बाद अंतर किस में आ रहा है H में, R में और R2 में, तो इनका क्या हो रहा है ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ बेसिसिटी क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए NH2 यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पर 2 रिंग होगी और यहाँ पर 3 रिंग होगी। जितनी ज़्यादा रिंग बढ़ती जाती है उतना ही ज़्यादा जो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर रिंग में चले जाते हैं। 2 रिंग है तो दोनों के पास जाने की कैपेसिटी रखते हैं,
3 रिंग होगी तो इन तीनों के पास क्या हो जाएगा, जाने की कोशिश करते हैं ये। तो यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस होने की बहुत कम चांसेस बच जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे रिंग का साइज, रिंग बढ़ती है, जैसे जैसे रिंग बढ़ती है तो उसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि एरोमेटिक नेचर जिसका जितनी ज़्यादा रिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका जो बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक ये लास्ट और है बेसिक नेचर, जो एलिफेटिक एमीन है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। एलिफेटिक जो एमीन होती है वो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से देखेंगे। जो प्लस आई इफेक्ट है वो हमने कैसे चेक करते हैं, उसके डिस्टेंस से, फिर ब्रांचिंग से, फिर कार्बन एटम की संख्या से चेक करते हैं। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो हम कैसे देखते हैं, उसके डिस्टेंस से, नंबर ऑफ ग्रुप से और उसकी पावर से, तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये जो ऑर्डर लिख रखा है वो पहले जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट पढ़ा रखा है वो बताया हुआ कि माइनस आई इफेक्ट को कैसे देखते हैं और प्लस आई को कैसे देखते हैं। ठीक है, अभी हम ऑर्डर को देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है। मैथिल ग्रुप का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, और यहाँ पर ब्रोमीन का भी क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। तो देखिए माइनस, इन दोनों में क्या है, माइनस आई है, और इसमें क्या है, प्लस आई है। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस का सबसे ज्यादा हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये इसमें नहीं तो प्लस है और नहीं क्या है, माइनस, तो ये बीच में रह जाएगा। इस तरीके से देखो उनको फिक्स करते हैं। जब हमारे पास प्लस आई भी लग रहे हो और माइनस आई भी लग रहे हो तो इस तरीके से सेट करते हैं कि जिसका अब बेसिक नेचर निकालना है तो बेसिक नेचर प्लस आई पर डिपेंड करती है, तो प्लस वाले को सबसे आगे रख लेंगे, माइनस वालों को सबसे पीछे रख देंगे। अब देखिए प्लस वाले को सबसे आगे रख दिया, माइनस वाले ये 2 ग्रुप थे तो इनको सबसे पीछे रख दिया, इस पर कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसको बीच में रखा दिया। ठीक है, अब माइनस में भी देखिए, माइनस में हमारे पास 2 है तो किसको आगे रखे और किसको पीछे रखे। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा तो उसको आगे रख देंगे, जिसका माइनस आई ज़्यादा लगेगा उसको पीछे लगा देंगे। ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ माइनस आई कम होता चला जाता है। तो ये तो पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और ये 1, 2, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका जो बेसिक नेचर हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इसमें कम लग रहा है और इसमें माइनस आई क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या निकालेंगे, जो बेसिक नेचर का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, पीएच का ऑर्डर होता है। ठीक है, या हम देखेंगे इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो 1 नंबर पर क्या है, CH3 ग्रुप है, इसमें 2 नंबर पर CH3 ग्रुप है। तो 1 नंबर वाले की क्या हो जाएगा, प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 2 नंबर पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें देखिए 2 नंबर पर सिर्फ 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा ग्रुप जुड़े होंगे उसका प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है और इसमें 3 नंबर पर 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्लस आई भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB देखने के लिए भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बेसिक नेचर चेक करनी पड़ेगी। जो बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा वही KB का ऑर्डर रहेगा। तो इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें मैथिल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें ब्रोमीन का माइनस है, NO2 का माइनस है, फ्लोरीन का क्या है, माइनस। सबसे पहले तो हम प्लस और माइनस को अलग करेंगे, प्लस वाले को सबसे आगे रख देंगे। ठीक है, प्लस वाले का सिर्फ एक ही ग्रुप है तो इसमें तो सिर्फ ये सबसे आगे हो गई, तो बिल्कुल अलग ही हो गया। अब माइनस में कितने हैं, 3 ग्रुप है, अब तीनों में चेक करेंगे किसका माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है। जिसका कम लगेगा उसका ही क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगी। इसमें देखिए 1 और 2 डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका कम है, 1 और 2। इसमें भी क्या है, 2 नंबर पर है और इसमें 1 नंबर पर। तो 1 नंबर वाले की जो माइनस आई होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका तो सबसे कम बेसिक नेचर हो जाएगी। इन दोनों में देखिए 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा होती है, NO2 की। तो NO2 का माइनस आई ज़्यादा होगा और जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एलिफेटिक एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है, यदि NH3 के एक H को हटा के R जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, 1 डिग्री। 2 R जुड़ जाते हैं तो 2 डिग्री और 3 R जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, 3 डिग्री।
अब इनकी हमें क्या चेक करनी, बेसिक नेचर चेक। एलिफेटिक एमीन का जो हम बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे उस पे ये दो फैक्टर काम करते हैं। देखिए, एक इंडक्टिव फैक्टर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और एक स्टेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम चेक करते हैं। तो देखिए इनमें इनका क्या हो रहा है कि R 2R और फिर 3R, तो इनका क्या हो रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है। प्लस आई बढ़ने के साथ साथ इनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। लेकिन वहीं स्टेरिक फैक्टर क्या बोलता है, देखिए स्टेरिक फैक्टर क्या बोलता है, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अराउंड द नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि जो 1 2 3 डिग्री की साइड अपन चलते हैं तो ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, तो 3 एल्किल ग्रुप क्या कर देते हैं, इनके स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्राउडिंग बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन के चारों। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के साथ साथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ इंडक्टिव फैक्ट तो क्या कहता है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। वही स्टेरिक फैक्टर क्या कहता है कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, इस पर एक इफेक्ट और पड़ता है, सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट और पड़ता है। अब देखिए इसमें इसका कॉन्जुगेटेड बेस है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेटेड बेस बनाने का मतलब इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, तो NH3 प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा NH2 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा NH प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जल के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो अप टू डाउन जाने पर इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है, ऊपर इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मोस्ट स्टेबल ये कॉन्जुगेटेड एसिड यही होते हैं, तो जो 1 डिग्री होगी तो वो ज़्यादा मोस्ट बेसिक हो जाएगा। सॉल्वेशन इस अप टू डाउन जाने पर कम हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है, सॉल्वेशन इनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी नीचे की साइड जाने पर कम हो रही है। यहाँ देखिए अब ये क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्टर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इसके हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। जब इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं तब हमें इनका जो ऑर्डर मिलता है वो क्या मिलता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, इनका अलग अलग ऑर्डर निकाल, तीनों फैक्टर का जब हम कंबाइन करते हैं तो एक ओवरऑल एक ऑर्डर आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री का। लेकिन यदि इनके साथ यदि गैस या वेपर फेज दे दी जाती है तो इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, 213 से याद कर सकते हैं, 321 से इसको याद रख सकते हैं। रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ तो पहले एलिफेटिक एमीन, अब देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब इसमें कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, NH3 होता है। तो देखिए R की जगह यदि मैथिल ग्रुप होता है तब तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये 213 ही रहेगा। लेकिन यदि एथिल ग्रुप होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 231 हो जाएगा। इन 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री हो जाएगा एथिल ग्रुप। जब हम इनको मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के यानी मैथिल ग्रुप भी और एथिल ग्रुप भी दोनों हो, तब इनका ऑर्डर ये हो जाएगा। ये डैश जो जुड़ रहे हैं 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये डैश वाले क्या है, ये एथिल ग्रुप के, फिर 2 डिग्री मैथिल का है, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री मैथिल ग्रुप के, 0 डिग्री। तो ये सब ऑर्डर इनका हो जाएगा जब इनको मिक्स के रूप में ये आएगा तो। ठीक है, तो ये सब हमने निकाले, बेसिक स्ट्रेंथ इनकी एमीन की निकाल ली, और एसिडिक नेचर हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने चेक कर लिया।